शिक्षक के रूप में, हिंदी के अध्येता के रूप में आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो ये कि हिंदी इस देश की राजभाषा है। जब हम राजभाषा कहते हैं तो यह दूसरी भाषाओं से कुछ अर्थों में भिन्न हो जाती है, यहाँ तक कि हिंदी भाषा से भी यह अलग हो जाती है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि राजभाषा हिंदी एक अलग शय है, एक अलग चीज़ है, और एक हिंदी भाषा बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल जुदा है। और दोनों को एक साथ जोड़कर, दोनों को एक साथ रखकर और एक के बारे में बनी हुई राय को दूसरे पर और दूसरे के बारे में बनी हुई राय को इस पर थोपने की गलती हम लोग असावधानी में कर जाते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। हिंदी एक भाषा के रूप में इस देश में एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा तो है ही, साथ ही साथ यह भारत की जो भारतीय भाषाओं की परंपरा रही है, उस परंपरा की कड़ी में उसका आज के समय का, आज के दौर का एक विकसित रूप है। जब भी एक स्थापित सत्ता को, वो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, वो चाहे धर्म की सत्ता हो, किसी भी प्रकार का जो ताकतवर समूह है, जब उसे चुनौती देनी होती है तो जनभाषा को अपने साथ जोड़ना होता है, जनभाषा को अपने साथ लेना होता है, जनभाषा में अपनी बात कहनी होती है। अब देखें तो महात्मा बुद्ध, महावीर, तीर्थंकर, जैन और वहाँ से लेकर पूरा जो भारत का मध्यकालीन भक्ति काव्य है, उसके आगे बढ़कर देखें तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रवर्तित जो नवजागरण है, नवजागरण से आगे बढ़कर देखें तो जो स्वाधीनता आंदोलन है, इन सब की जो भाषा रही है वह सत्ता की भाषा नहीं रही, वह हमेशा जनता की भाषा रही। और जो जनता की भाषा होती है उससे सत्ता पाई तो जा सकती है, लेकिन सत्ता पर काबिज होकर उस भाषा के साथ रहा नहीं जा सकता, जिया नहीं जा सकता, शासन किया नहीं जा सकता। आप देखें कि वो कौन सा समय था जब पंजाब में गुरु नानक देव, महाराष्ट्र में नामदेव, गुजरात में अखा नरसी और देश के अन्य प्रदेशों में जो भक्त हुए, उन सब ने कुछ पद तत्कालीन जनभाषा में रचे। तत्कालीन जनभाषा वही है जिसको आज हम हिंदी कहते हैं। हिंदी जब हम उसे भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भाषा की संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको बहुत सीमित कर देते हैं। हिंदी एक भाषा नहीं है, वह भारतीय भाषाओं की जो परंपरा रही है, जो जनभाषा की परंपरा रही है, उस परंपरा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। और ये भाषा एक जरूरत से पैदा हुई है, एक जरूरत जो महात्मा बुद्ध ने महसूस की थी, एक जरूरत जो तीर्थंकर महावीर ने महसूस की थी, एक जरूरत जो मध्यकालीन संतों ने महसूस की, एक जरूरत जो स्वाधीनता आंदोलन के नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी सभी ने एक साथ महसूस की थी, वह आज की हिंदी है। और जब इस हिंदी को देश की आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो ध्यान दीजिए कि अकेले हिंदी राजभाषा नहीं बनी थी। हिंदी के साथ साथ समस्त भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया था। उस समय 8वीं अनुसूची में शामिल 16 भाषाओं को
राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और इन राष्ट्रीय भाषाओं के उनसे संबंधित राज्यों में राजभाषा बनने का रास्ता भी संविधान के उसी प्रावधान से खुला था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग राजभाषा हिंदी का उत्सव मनाते समय जो क्षेत्र की भाषा है, जो राज्य की राजभाषा है, उदाहरण के तौर पर गुजरात की राजभाषा गुजराती है, अगर इसको हम राजभाषा दिवस के रूप में अपनाते हैं तो इस तरह के जो आयोजन हैं वो केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों में नहीं होते बल्कि राज्य सरकार के कार्यालयों में भी होते और राज्य और केंद्र दोनों साथ साथ जब राजभाषा दिवस मनाते तो एक साथ हम हिंदी का दिवस भी मनाते, गुजराती का दिवस भी मनाते और भारतीय भाषाओं का दिवस भी मनाते। संकल्पना यही है, लेकिन संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली, संघ ने इसे अपनी राजभाषा माना, उसके आयोजन के तमाम प्रावधान किए, उसका बजट दिया, जिसके लिए हम देखते हैं कि अपने देश के सभी केंद्रीय सरकार से संबंधित कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का उत्सव मनाया जाता है। बढ़ चढ़कर प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं और आप लोगों ने तो बहुत शानदार कार्यक्रम किए, बहुत जगह पे रस्म अदायगी भी होती है जैसा मैंने कहा, लेकिन इसी के साथ साथ अगर एक सम्मिलित साझा कार्यक्रम होता तो भारतीय भाषाओं के बीच में जो एक मतभेद पैदा करने की राजनीतिक कोशिशें होती रही हैं, जो एक तरह से एक गलत मंशा से भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तोड़ने की साजिशें रची जाती हैं, उन साजिशों में कमी आती और हम तमाम लोग जो भाषा के प्रेमी हैं, हम निश्चित ही भाषा के इस रूप से, भाषा के इस आयोजन से लाभान्वित होते। दूसरी बात जो भाषा के संदर्भ में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं वह ये कि भाषा व्यवहारिक भी है और भावनात्मक भी है। भाषा मनुष्य जीवन के समस्त कार्य व्यापार का आधार है और जब हम कार्य व्यापार की बात करते हैं तो निश्चित ही हम व्यवहारिकता की बात कर रहे होते हैं। बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो जितनी व्यावहारिक होती हैं उतनी ही वह भावना से जुड़ी भी होती है। व्यावहारिक चीजों का तकाजा यूं होता है कि हम कोई चीज खरीदते हैं, उसका हम व्यवहार करते हैं और एक दिन उसका काम पूरा हो जाता है तो वह वस्तु हमारे किसी काम की नहीं होती। लेकिन जिस वस्तु से हमारा भावनात्मक लगाव हो जाता है वह वस्तु, उसका काम पूरा हो जाने के बावजूद, उसकी भूमिका पूरी हो जाने के बावजूद हम उसको अपने साथ से अलग नहीं करते। बहुत पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है और हम चाहते हैं कि वह वस्तु जिसके साथ हमारा गहरा भावनात्मक लगाव है वह बना रहे। कई लोग तो अपनी शादी में सिलाए हुए कपड़ों को, मिली हुई गिफ्ट को यूं ही आखिरी समय तक संजो के रखते हैं, जबकि बीवी या पति से रोज झगड़ते हैं। यह अपने आप में बताता है कि इंसानी फितरत है कि जिसके साथ हम भावनात्मक लगाव जोड़ते हैं वह चीज हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो भाषा का तकाजा यह है कि वह जितनी हमारी व्यवहारिकता से जुड़ी होती है, जितने वो हमारे दैनंदिन कामकाज में इस्तेमाल होती है, उतनी ही उसका संबंध हमारी भावना से होता है। एक चीज आप गौर करें, भाषा के कई रूप होते हैं और कई रूपों में भाषा हमारे जीवन से जुड़ी होती है। हम कहते हैं कि मातृभाषा, इस देश में जहां सब कुछ पितृसत्तात्मक हो चुका हो, हर चीज पितृसत्ता की दृष्टि से देखी जाती हो, वहां पर भाषा को अभी भी मातृभाषा कहा जाता है। और ये मातृभाषा है क्या? यह मातृभाषा वह भाषा है जिसमें हजारों लाखों वर्ष से जो
हमारे पूर्वजों ने अनुभव प्राप्त किए हैं, जो उन्होंने सीखा समझा जाना है, उसे उन्होंने सुरक्षित किया है। भाषा दरअसल एक तिजोरी होती है जिसमें हम पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को न सिर्फ संचित करते हैं बल्कि उसको सुरक्षित भी करते हैं और उसको संवर्धित भी करते हैं। ये वो सामान्य पेटी नहीं है जिसमें आपने जो वस्तु रख दी वो वैसी ही पड़ी रहेगी। ये वह तिजोरी है, यह वह खजाना है जहां पर आप परंपरा में प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित भी करते हैं, संरक्षित भी करते हैं और संवर्धित भी करते हैं। और जब कोई भाषा खत्म होती है हमारी जिंदगी से, तो उसके साथ वह परंपरागत ज्ञान भी नष्ट होने की कगार तक पहुंच जाता है। तो जरूरत इस बात की महसूस होती है कि पहला तो हम उस भाषा को बचाने की कोशिश करें, दूसरा वह भाषा जो आज धीरे धीरे हमारे दैनंदिन जीवन से बाहर जा रही है, उसमें जो ज्ञान की परंपरा अक्षुण्ण चली आई है, उसे हम आज की भाषा में ले आए, उसे आज की भाषा में अंतरित करें, और यह काम हमारा ही है। आप ध्यान दीजिए कि हमारे पूर्वजों ने यह काम तो किया, उन्होंने अपनी भाषा में वह खजाना हमारे लिए छुपाते चले आए, और हम कैसी पीढ़ी हैं कि हम अपने पूर्वजों के छिपाए खजाने को की वृद्धि करना तो छोड़, उसको भी हम छोड़ते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी पीढ़ी कहलाने के योग्य हम नहीं हैं। तो मातृभाषा के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता होता है, और आपकी मेरी हम सब की एक मातृभाषा है। उस मातृभाषा को हमें सजोना और सम्मान करना चाहिए। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी बोलता हूँ, हिंदी लिखता, हिंदी पढ़ता, हिंदी जीता हूँ, लेकिन मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है। मेरी मातृभाषा अवधी है, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, और बहुत आगे चलकर गोविंद मुनीश ने नदिया के पार फिल्म जो बनाई थी। लोग कहते भले हैं कि वो भोजपुरी फिल्म है, वो अवधी भाषा की फिल्म है। वो मेरी मातृभाषा है। हमारी भाषा में दो लोक कवि हुए जिनको हम घाघ और भड्डरी के नाम से जानते हैं। उन लोगों ने बहुत सारी बातें कहावतों के रूप में हमें दी। उसमें उनका और पहले की हजारों साल की पीढ़ी का जो अनुभव था वह सुरक्षित था। और उन्होंने लिखा कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ अषाढ़ के बेल, सावन साग न भादव दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा, पूसे धान, माघे मिश्री, फागुन चना। महीनों के आधार पर खाने की वस्तुओं का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने बताया कि इस महीने में ये वस्तु नहीं खानी चाहिए। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप अपने पेशेंट्स को कितना बताते होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस पर मैं आऊंगा कि डॉक्टर्स सबसे कम अपने पेशेंट से बात करते हैं। कुछ डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए, अपवाद तो हमेशा होते हैं। कई डॉक्टर तो पता नहीं कौन सी भाषा में क्या बोल जाते हैं और कौन सी लिपि में क्या लिख जाते हैं कि उसके पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको रोग कौन सा था, उसका इलाज क्या हो रहा है। जब रोग का पता नहीं चलेगा, इलाज की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी, तो वही शायरों ने कहा, शायरों से पता नहीं डॉक्टरों को नाराजगी है कि नहीं है, कि दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। तो इस स्थिति से हमें सोचना होगा कि वह मातृभाषा यानी अवधि में घाघ ने जो बात कही, हम उसको या तो अवधि को जीवित रखकर अपने परिवार में, अपने संस्कार में, अपने जीवन शरण में उसको अपनाते हुए हम चले, और अगर वो कहीं छूट रहा है
तो एक काम हमारा यह भी है कि उसे आज की भाषा में यानी हिंदी में और जो आपके व्यवहार की भाषा है उसमें उसको सुरक्षित करें, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। इस तरह से एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक पीस, एक आलेख, एक पुस्तक हम जरूर अपनी भाषा में लिखें। भले मेरी भाषा कोई भी हो, मेरे व्यवहार की भाषा कोई भी हो, लेकिन जो मेरी मातृभाषा है वो आपकी गुजराती हो सकती है, आपकी भोजपुरी हो सकती है, मैथिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और गुजरात में भी गुजराती ही नहीं है, कहीं पे कच्छी हो सकती है, सौराष्ट्री हो सकती है ना, काठियावाड़ी हो सकती है। आपको उस भाषा में जो आपकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा में आपको इसे बचाकर रखना है। मातृभाषा के अलावा एक दूसरी भाषा होती है, वह होती है भारत माता की भाषा। हम लोग भारत माता की जय तो बार बार बोलते हैं, भारत माता को जय हिंद का सलाम बार बार करते हैं, लेकिन ये भारत माता की जय और भारत माता को जय हिंद कहना जिस भाषा में हम बोलते हैं वह धीरे धीरे और ऐतिहासिक परंपरा में संघर्ष करते हुए वह भारत की भाषा के रूप में, यानी एक राष्ट्र के रूप में, भारत के स्वाभिमान की भाषा के रूप में वह विकसित हुई है। वो कोई और भाषा नहीं है, वह आपकी राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है। और राष्ट्रभाषा आप चुनते हैं, ध्यान दीजिए, राष्ट्रभाषा कोई सत्ता आपको चुनकर नहीं देती, राष्ट्रभाषा आप चुनते हैं, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। आप देखें कि हम लोग लोकतंत्र में संख्या के आधार पर अपने नेता, वोट के आधार पर अपने नेता, तमाम जो संवैधानिक पद हैं उसका निर्णय तो कर लेते हैं और उसको स्वीकार भी कर लेते। कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं इसको इस पद पर अधिकारी नहीं मानूंगा क्योंकि उसको यहाँ का वोट मिला, वहां का वोट नहीं मिला। ये बात है कि नहीं? होता है, और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन भाषा का जब प्रश्न आता है तो वहां हम इधर उधर क्यों ताकने लगते हैं? यह एक देश के रूप में हमारे स्वाभिमान की कमी है। ये किसी एक का मामला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हिंदी एक जरूरत से पैदा हुई भाषा है और हमारी जरूरत खत्म नहीं हुई है। जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हिंदी, जिसको आप दूसरी शैली में उर्दू भी कह लीजिए, दोनों शैलियां अलग है, भाषा एक है, जो भाषा अस्तित्व में आई थी उस भाषा की जरूरत आज के नव साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए ज्यादा है। हिंदी हमेशा इस देश के अखिल भारतीय आंदोलनों की भाषा रही है और इसलिए इस भाषा का सम्मान, इस भाषा का आदर, और फिर ये किसी संवैधानिक प्रावधान की प्रतीक्षा में नहीं, ये भारतीय मन के स्वीकार करने से ही होगा और धीरे धीरे भारत का मन इसके लिए तैयार हो रहा है। मैंने भी कहा चिकित्सा और न्याय दो ऐसे विभाग हैं, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी कार्यवाहियों का सीधा असर मनुष्य पर सीधे पड़ता है, उसके शरीर पर सीधे पड़ता है। अगर न्यायिक प्रक्रिया एक दूसरी भाषा में होती है जिस भाषा से वह व्यक्ति परिचित नहीं होता, तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसे किस गुनाह की सजा दी जा रही है, उसने आखिर गुनाह क्या किया है, किस कानून की किताब के आधार पर वह गुनाह सिद्ध हो रहा है। वह बहुत ही निरुपाय, बहुत ही निरीह सा व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है और जो भी निर्णय उसे सुना दिया जाता है, जो भी वकीलों की दलील चिरह से निश्चित होता है, वह उसे भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वह नहीं समझ पाता है कि आखिर ये निर्णय किस भाषा में किया जा रहा है, ये बहस किस भाषा में हो रही है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार फ्रेंच काफ्का हुए, उनकी एक कहानी है जिसमें वो बताते हैं कि एक राज्य में ऐसा विधान था कि जब कोई गुनाह करता था, कोई गलत
काम करता था और उसको सजा दी जाती थी, तो सजा देने का नियम यह था कि सजा का जो आदेश होता था वह उसके शरीर पर सुइयों से गोदा जाता था, अंकित किया जाता था। मुझे एक सजा दी गई है और मेरी पीठ पर सुइयों से उस सजा को लिखा जा रहा है। जिस भाषा में वो सजा लिखी जा रही है उस भाषा का मुझको पता नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी दूसरी नहीं हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अभी भी न्याय की भाषा हमारी अपनी भाषा नहीं बनी है। गुजरात में लोगों ने प्रयास किए हैं, दूसरे राज्यों में भी प्रयास हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को धीरे धीरे मानना स्वीकार कर लिया है कि भारत की भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया को चलाया जाना चाहिए। हमें उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन हम अपनी भाषा में अपने देश की न्यायपालिका को काम करते हुए देखें। और दूसरा क्षेत्र जिसका सीधा असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है वह है चिकित्सा का क्षेत्र। आप सब डॉक्टर्स के बीच में खड़े होकर ये बात कहने की जरूरत कर रहा हूं, वो ये कि एक मरीज की जिंदगी के बारे में आपने जो भी निर्णय लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बड़े डॉक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। कई बार उनके पास जाओ तो वो 2 मिनट भी इवन आपकी रिपोर्ट भी वो नहीं देखते। आपके साथ संवाद करना तो बहुत दूर की बात, पता नहीं ऐसे झटके में देख के क्या समझ जाते हैं और मरीज को इसके बाद वो एक प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन कौन सी लिपि में लिखा जाता है वो आज तक पढ़ी ही नहीं। मेरा आग्रह ये है कि वो जो दवा वो खाने जा रहा है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे मेटफॉर्मिन खिलाई जा रही है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स मेरे जीवन में पड़ने वाले हैं, मुझे इसकी जानकारी तब तक नहीं होती है जब तक कि दूसरा साइड इफेक्ट मेरी जिंदगी में नहीं आ जाता। और जब मैं फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो उसकी भी दवा शुरू कर देता है। फिर कोई मित्र आप लोगों को जैसा मिल जाता है तो कहता है कि भैया ऐसा है कि आप जो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं इससे स्टमक में प्रॉब्लम तो होती है। अगर मुझे इतनी सारी बातें पहले पता होती तो शायद मैं मेटफॉर्मिन खाने की जगह पे जो मैं रोज खाना खाता हूं थोड़ा कम कर देता। तो जो चिकित्सकों की भाषा है वह मरीज की भाषा हो, और ये हो सकता है। आप लोग इसके लिए काम करते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो सरकारी व्यवस्थाओं में होते हैं उन्हीं की बदौलत कोरोना से हमने विजय प्राप्त की है। कहने में कोई हर्ज नहीं है। आज जिस उत्साह से आप लोग हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया है और उसके फ्रंट वॉरियर्स के साथ हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। एक बात और, मुझे कितनी देर बोलना है मुझे पता नहीं है, हम लोग अध्यापक हैं तो काफी देर तक बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा पहले आज घर जाएं, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। और वो बात ये कि जो इन दिनों मैं लगातार हर मंच पे कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस देश को भाषा जोड़ती है, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि भाषा को लेकर एक राजनीतिक कारणों से कुछ जगहों पे अस्वीकार्यता हमें देखने को